हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ का ये हमारा 13वां मॉक टेस्ट है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्ज़ाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्ज़ाम से पहले ये सीरीज़ आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज़ को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज़ भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। अगर वो सीरीज़ आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन वह मंत्री था जिसने राजा अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की थी? ऑप्शन है समुद्र, भद्रायुद्ध, राधागुप्त या सुषिमा। किसने मदद करी थी? राधागुप्त ने। मौर्य सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके बेटों के बीच सिंहासन को लेकर संघर्ष हुआ। अशोक के बड़े सौतेले भाई सुसीमा स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। हालांकि राधागुप्त, जो कि मौर्य साम्राज्य के मंत्री थे, उन्होंने अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके समर्थन से अशोक विजयी हुए और अंततः सम्राट बने। अशोक की बात करें तो ये मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। यहाँ पर राधागुप्त करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ हमको जीव दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, तृणभक्षी हर्बीवोर, ये वो जीव होते हैं जो कि सिर्फ पौधे खाते हैं, जैसे कि गाय, हिरण, ये सभी। इसलिए इसका मिलान होगा सी से, पौधे खाने वाले जीव। तो पहले का हो गया सी। दूसरा आता है मांसाहारी कार्निवोर, ये वो जीव होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस मीट खाते हैं, जैसे कि शेर, बाघ। तो यहाँ पर दूसरे का हो गया डी, मांसाहारी जीव। तीसरा है यहाँ पर डिट्राइटिवोर अपर्दाहारी, ये वो जीव होते हैं जो मरे हुए पौधे और जानवरों के अवशेष खाते हैं, जैसे कि केंचुआ। तो तीसरे का हो जाएगा ए, मृत कार्बनिक पदार्थ खाना। एंड चौथा जो है सर्वाहारी ओमनीवोर, ऐसे जीव होते हैं जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, जैसे कि इंसान, भालू, ये सभी। तो इसका हो जाएगा बी, पौधे और जानवर दोनों खाए। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस जो बन रहा है उस हिसाब से डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन है एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। बी ऑप्शन है एनएनपी माइनस जीएनपी इक्वल टू डिप्रिसिएशन। एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी प्लस डिप्रिसिएशन, या एनएनपी माइनस डिप्रिसिएशन जीएनपी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एनएनपी की बात करें तो ये होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन। मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मशीनों इन सब की घिसावट या पुराना होना। जीएनपी में ये शामिल होता है, पर एनएनपी हमें शुद्ध उत्पादन दर्शाता है। इसीलिए एनएनपी अर्थव्यवस्था की सच्ची उत्पादक क्षमता को शो करता है। तो यहाँ पर एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, ए आंसर। अगला है फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, बल जो है ये किसका गुणनफल है? मास एंड वेलोसिटी, मास एंड एक्सेलरेशन, वेट एंड वेलोसिटी, या वेट एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो होता है ये मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन की गति के दूसरे नियम की बात करें तो उसके हिसाब से F इक्वल टू होता है m इंटू ए। एम हो गया मास एंड ए हो गया एक्सेलरेशन। तो बल होता है द्रव्यमान और त्वरण, मास एंड एक्सेलरेशन का गुणनफल। तो बी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर ने 1564 में गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया था। दूसरा कथन है मनसबदारी प्रणाली, जो नागरिक और सैन्य अधिकारियों का एक वर्गीकरण था, शाहजहां द्वारा शुरू की गई थी। तीसरा है औरंगजेब
प्रमुख मुगल सम्राटों में अंतिम था और उसके शासनकाल ने मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिन्हित किया। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखें तो ये बिल्कुल सही है। अकबर ने 1564 में जजिया कर जो था वो समाप्त किया था। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये कथन गलत है। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत जो है अकबर ने की थी, न कि शाहजहां ने की थी। तीसरा कथन देखें तो ये कथन भी सही है। औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन जो है वो शुरू हुआ था। तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य था? जेबी कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी या TT कृष्णमाचारी? तो डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, यानी वो नॉन कांग्रेस सदस्य थे। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बी आंसर। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन ले उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। SSC CGL की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 GS के वन लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं SSC के 2023, 2022, 2024, इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं, लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में, मैराथन PDFs हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा, बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? पुरंदरदास, कालिदास, VN अनंतमणि या जोगेश प्रसाद अय्यर? तो किसे माना जाता है भारत में कर्नाटक संगीत का जनक? पुरंदरदास को। पुरंदरदास को फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहा जाता है। उन्होंने कर्नाटिक संगीत की शिक्षा के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया था। उन्होंने सरली स्वर, जंटा स्वर, अलंकार जैसी मूल चीज़ें शुरू की थी। वो 15वीं और 16वीं सदी के महान संगीतज्ञ और दार्शनिक और कवि थे। पुरंदरदास ए आंसर। सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञिनी किसने कहा था? नेपोलियन, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या लॉर्ड मेयो? किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सितारा देवी को जब उन्होंने एक शानदार कथक प्रस्तुति दी, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य साम्राज्ञी कहकर सम्मानित किया था। उस समय केवल वो 16 वर्ष की थी। यहाँ पर सी आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का प्रावधान नहीं किया गया है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस या लीगल जस्टिस? तो संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लीगल जस्टिस सीधे तौर पर प्रस्तावना में नहीं लिखा है, लेकिन इसका विचार बाकी हिस्सों में शामिल है। यहाँ पर प्रस्तावना की बात हो रही है, तो लीगल जस्टिस डी आंसर। घास स्थल परिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड है: सीधा पिरामिड, उल्टा, अर्ध उल्टा और अर्ध सीधा, हाफ इन्वर्टेड एंड हाफ अपराइट या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर बायोमास का मतलब क्या होता है पहले समझो। बायोमास का मतलब होता है किसी स्तर पर मौजूद सभी जीवों का कुल वजन या फिर द्रव्यमान, टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एट वन लेवल। अब बात करते हैं घास स्थल परिस्थितिकी तंत्र की, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। तो इसमें सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, उत्पादक, यानी घास और पौधे, जिनकी संख्या और वजन सबसे ज्यादा होता है। अब जब कोई हिरण या फिर घास खाने वाला जानवर उसे खाता है तो उसकी संख्या और वजन थोड़ी कम होती है। फिर जब कोई शेर या बाघ उस हिरण को खाता है तो उनका वजन और भी कम होता है।
मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हर ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास घटता है। नीचे सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर सबसे कम होता है। इसीलिए इस इकोसिस्टम में पिरामिड सीधा होता है, अपराइट होता है, नीचे चौड़ा ऊपर पतला। इसीलिए यहाँ पर सीधा पिरामिड, अपराइट पिरामिड, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद में एक आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 1/6 या कुल सदस्य संख्या का 1/10? तो क्या होना चाहिए मान्यता प्राप्त करने के लिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। संसद में किसी पार्टी को आधिकारिक विपक्षी दल, ऑफिशियल अपोजिशन का दर्जा तभी मिलता है जब वह लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 10% जीतती हो। उदाहरण के लिए अगर लोकसभा में 543 सीटें तो कम से कम 55 सीटें उस पार्टी के पास होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी ये शर्त पूरी नहीं करती है तो कोई भी विपक्षी दल को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा नहीं मिलता है। यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर। सुजाता महापात्रा और माधवी मुदगल दोनों अपने नृत्य कार्य के लिए किस भारतीय राज्य से जुड़ी हैं? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? तो सुजाता महापात्रा और माधवी मुदगल दोनों ही प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना हैं। ओडिसी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसकी उत्पत्ति ओडिशा राज्य के मंदिरों में हुई थी। यह नृत्य भाव, भक्ति और शारीरिक लय का सुंदर मेल है। तो ओडिशा, डी आंसर। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित है? सिंधु, सतलज, काली और तीस्ता, सतलुज और काली या तीस्ता और ब्रह्मपुत्र? तो कुमायूं हिमालय भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र सतलुज और काली नदियों के बीच फैला हुआ है। यहाँ की प्रमुख पर्वत चोटियों की बात करें तो नंदा देवी, कामेट, ये सभी हमको देखने को मिलती है। तो सतलुज और काली, सी आंसर। छावा फिल्म मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है जिसे किसने लिखा है? शिवाजी सावंत, अन्ना भाऊ साठे, गोपाल गणेश आगरकर या विजय तेंदुलकर? किसने लिखा है? शिवाजी सावंत ने। छावा उपन्यास के लेखक शिवाजी सावंत हैं। ये उपन्यास छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। शिवाजी सावंत को उनकी ऐतिहासिक कृतियों, विशेषकर मृत्युंजय के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ए आंसर। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? तो ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। यह एक संयुक्त पहल है सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS के बीच। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट कूलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिफ्लेक्टिव रूफिंग जैसी तकनीकें इस्तेमाल होगी। यह भारत के डिजिटल इंडिया और कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अगला है, भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में संशोधन निम्न में से किसे प्रभावित करेगा? अनुसूचित क्षेत्र, राज्य परिषद के लिए राज्यों का आवंटन, निचले सदन के लिए राज्यों का आवंटन या राज्यपाल की भूमिका? किसे प्रभावित करेगा? राज्य परिषद के लिए राज्यों का आवंटन, अलोकेशन ऑफ स्टेट्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। संविधान की 4वीं अनुसूची जो है 4th शेड्यूल, उसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन बताया गया है। किसी भी संशोधन का सीधा प्रभाव राज्यसभा में सीटों की संख्या पर पड़ेगा और ये पूछा जा रहा है यहाँ पर बी आंसर। प्रचंड शक्ति सेना अभ्यास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मिसाइल तकनीक, मॉक ड्रिल, सीमा सुरक्षा, AI और ड्रोन तकनीकें? तो प्रचंड शक्ति भारतीय सेना का अभ्यास है जिसमें AI और ड्रोन तकनीकों की भूमिका पर फोकस किया गया है। इसे उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैम डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है भविष्य के युद्धों में तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करना। तो AI और ड्रोन टेक्नोलॉजीज। स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात करें तो ये प्रतिमा आदि शंकराचार्य को समर्पित है और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के मंदाता पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 108 फीट। ये उन्हें बालक रूप में दर्शाती हैं। इसे 2023 में उद्घाटित किया गया था। मध्य प्रदेश में स्थित है। सारनाथ स्तंभ शीर्ष का निर्माण अशोक द्वारा
किसकी स्मृति में कराया गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण या सिद्धशीला? किसकी स्मृति में कराया गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन यानी लॉर्ड बुद्ध का पहला उपदेश। सारनाथ स्तंभ का शेर चिन्ह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें 4 सिंह और एक धर्मचक्र बनाए जो बुद्ध के ज्ञान के प्रचार का प्रतीक है। ए आंसर। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए पहली बार कौन सी टीमें योग्य हुई हैं? भूटान, यूएसए, कनाडा या इटली? कौन सी हुई है? इटली। इटली ने यूरोप क्वालिफायर में जीतकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने नीदरलैंड के साथ मिलकर यूरोप के 2 स्लॉट में से 1 स्लॉट हासिल किया है। यह इटली के क्रिकेट इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इटली यहाँ पर करेक्ट होगा। 8 मई 2025 को 267वें पोप के रूप में चुने गए रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस देश से संबंध रखते हैं? इटली, ब्राजील, यूएसए या फ्रांस? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट अमेरिका के रहने वाले हैं और पहले अमेरिकी पोप बने हैं। ये शिकागो में पैदा हुए थे और कैथोलिक चर्च के 2000 साल के इतिहास में पोप बनने वाले पहले अमेरिकी हैं। पोप बेसिकली कैथोलिक चर्च के प्रमुख और वेटिकन सिटी राज्य के संप्रभु शासक होते हैं। यहाँ पर यूएसए सी आंसर। मिट्टी का तेल पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। बी ऑप्शन है इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। सी है इसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मिट्टी का तेल जो होता है पानी पर तैरता है क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है वो पानी से कम होती है। आसान भाषा में कहें तो जो चीज़ हल्की होती है वो पानी पर तैरती हैं। पानी का घनत्व लगभग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मिट्टी के तेल का लगभग होता है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए केरोसिन ऊपर तैरता है और पानी नीचे रहता है। तो बी आंसर सही होगा। इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? रॉक सिस्टम जो है वो इंडिया में लेटेस्ट है। विंध्य, कडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? तो कौन सा लेटेस्ट है? गोंडवाना। गोंडवाना भारत की सबसे नई चट्टान प्रणाली है। रॉक सिस्टम है। यह लगभग 250 से 65 मिलियन साल पहले बनी थी और कोयले का प्रमुख स्रोत है। इस प्रणाली में बहुत सारे पौधे दबकर कोयला बन गए। बाकी अगर तीनों की बात करें हम, धारवाड़ की, कडप्पा की और विंध्य की, तो ये इससे भी बहुत पुरानी है। यहाँ पर गोंडवाना करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है विराट कोहली ने अपना आखिरी टेस्ट शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या अफगानिस्तान? तो विराट कोहली ने अपना आखिरी टेस्ट शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। यह पर्थ में हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान। उनका 30वां टेस्ट शतक था। मई 2025 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इसीलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। नेक्स्ट है पंचायत वेब सीरीज के प्रसिद्ध अभिनेता जितेंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस संस्था के पूर्व छात्र हैं? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? तो पंचायत वेब सीरीज आप सभी ने देखी भी होगी, बहुत ही फेमस है, सुर्खियों में भी है और एसएससी हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन डालता है। तो जितेंद्र कुमार की बात करें, पंचायत और कोटा फैक्ट्री जैसे शोज में बहुत ही मशहूर हुए। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। आईआईटी के बाद उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाया और टीवीएफ से उसकी शुरुआत करी। दोनों इनकी जो वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री और पंचायत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं, सी आंसर। तो ये था हमारा 13वां टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। एसएससी सीजीएल को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा।
आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।